गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे होलोग्राफी। होलोग्राफी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले नीड ऑफ होलोग्राफी, होलोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों 50s 60s में हमारे पास में अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, अगर मुझे कोई किसी की फोटोग्राफ लेनी थी, तो मेरे पास में जो प्रचलित साधन था वो फोटोग्राफी था। अगर मुझे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी होती थी तो फोटोग्राफ खींच लेता था मैं, किसी व्यक्ति को मेमोरी में रखना होता था तो फोटोग्राफ खींच लेता था। ठीक है, तो मुझे 50s और 60s में मेरे पास में प्रचलित साधन फोटोग्राफी था। और फोटोग्राफी में क्या होता था कि मैं कैमरे के सामने खड़ा होता था, या कोई भी ऑब्जेक्ट कैमरे के सामने खड़ा होता था, और प्रकाश जो हम जैसे ही फोटो खींचते थे तो फ्लैश जाता था व्यक्ति के ऊपर, वहां से वापस आता था, और यहां रील लगी होती थी जिसके ऊपर उसकी प्रकाश की कला परिवर्तन, जो प्रकाश की तीव्रता परिवर्तन होता था उसका रिकॉर्ड हो जाता था। यहां पे नहीं समझे भाई, मेरे पास कैमरा है, मैंने अगर आपकी फोटो खींची तो मेरे कैमरे से फ्लैश जाता था। ठीक है, फ्लैश, आप अगर ऑब्जेक्ट हैं तो फ्लैश आपसे टकराता था। अब जैसे ही प्रकाश गया तो प्रकाश आपसे टकरा करके वापस आया तो कैमरे में रील लगी होती थी, वो फोटोग्राफिक प्लेट होती थी, उसके ऊपर जो प्रकाश की तीव्रता के परिवर्तन होते थे वो रिकॉर्ड हो जाते थे। तीव्रता के परिवर्तन कैसे? जैसे प्रकाश यहां से आया, टकराया, वापस चला गया, फिर थोड़ा अंदर आंख से टकराया, वापस चला गया, फिर उभार नाक से टकराया, वापस चला गया। तो प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होते थे वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जाकर के रिकॉर्ड हो जाते थे। ठीक है, और चूंकि ये काम सारा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होता था, मतलब कैमरे के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा होता था और प्रकाश की कला परिवर्तन रिकॉर्ड फोटोग्राफिक प्लेट पर होते थे, इसलिए ये सारा काम अपोजिट होता था, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट को नेगेटिव भी कहा जाता था। ठीक है, अगर आपके फादर मदर हैं जो 50, 60, 70, 80s में फोटो खींचते थे तो उनको जरूर पता होगा नेगेटिव की क्या अहमियत होती थी। क्योंकि आज तो आप कैमरे से फोटो खींच लेते हो, फोटो से फोटो बनवा सकते हो, लेकिन अगर उस टाइम पे 90s में भी अगर फोटो की फोटो बनवानी होती थी तो आपको नेगेटिव होना बहुत जरूरी होता था। वो एक रील होती थी, पिक्चर रील बोलते थे जिसे। ठीक है, तो ये बात थी फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी में क्या होता था? फोटोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर केवल प्रकाश की तीव्रता के परिवर्तनों को रिकॉर्ड किया जा सकता था, जिससे कि किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैं पेपर के ऊपर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के रूप में ही मुझे मिल पाता था। वो 2 डायमेंशनल क्यों मिलता था? क्योंकि केवल प्रकाश की तीव्रता के परिवर्तनों को रिकॉर्ड किया जा सकता था, इसलिए मुझे ऑन पेपर फोटोग्राफ मिलता था, वो 2D पिक्चर मिलती थी। ठीक है, दूसरा, फोटोग्राफ जो था वो ज्यादा लंबे टाइम तक, 100 साल 200 साल तक टिकता नहीं था, खराब हो जाता था, उसकी क्वालिटी कम हो जाती थी। ठीक है, पेपर क्रैक हो जाता था, येलोइश हो जाता था पेपर। तो अब बात आई कि अगर मुझे सूचनाओं को, अगर मुझे किसी व्यक्ति की फोटोग्राफ को काफी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है तो मेरे पास में क्या साधन? तो हमारे बीच में 1947 में गेबोर नाम के एक वैज्ञानिक थे, गेबोर, जिन्होंने सबसे पहले होलोग्राफी के कंसेप्ट को डेवलप किया। और इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम यह बोला कि यदि हमारे पास में पूर्णतया कला संबद्ध स्रोत उपस्थित हो, गेबोर ने क्या बोला कि यदि हमारे पास पूर्णतया कला संबद्ध स्रोत उपस्थित हो। कला संबद्ध स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको जब व्यतिकरण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, कालिक और स्थानिक। ठीक है, ये अगर दोनों हो, ये टाइम से रिलेटेड होता है, ये पोजीशन से रिलेटेड होता है। अगर टाइम पर भी दोनों किरणें जो है वो समान हो और स्थान भी दोनों किरणों का समान हो तो परिणामी आयाम हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत उन्हें कहते हैं। तो गेबोर ने क्या बोला? गेबोर ने बोला कि यदि हमारे पास पूर्णतया कला संबद्ध स्रोत उपस्थित हो तो हम प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ प्रकाश के कला परिवर्तनों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो, एक तो चेंज है इंटेंसिटी में, ठीक है, और एक है चेंज फेज में। एक तो चेंज है तीव्रता में
और एक चेंज है कला में। ठीक है, अगर हम दोनों परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें तो इसके लिए हमारे पास में पूर्णतया कला संबद्ध स्रोत, कंप्लीटली फेज कोहेरेंट सोर्स उपस्थित होना चाहिए। बट 1947 में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा इनकी कोशिश भी की गई, लेकिन ये सफल नहीं हुए। 1960 में जब लेजर डेवलप हो गए, लेजर क्या थे? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर था क्या? लेजर था पूर्णतया कला संबद्ध स्रोत। अगर आपको लेजर पढ़ना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं जिनमें लेजर का सिद्धांत, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर बताए हुए मैंने। तो 1960s में लेजर डेवलप हुए और लेजर के डेवलपमेंट के साथ साथ होलोग्राफी टेक्निक भी वापस से अस्तित्व में आई। और 1962 में दो वैज्ञानिक थे, लीथ और उपतनिक। इन्होंने सबसे पहले लेजर सोर्स को काम में लेकर के होलोग्राम बनाया। और यह होलोग्राम जो था, ये चूंकि सोर्स की डायरेक्शन में ही होता था, अभी बताऊंगा आपको, सोर्स की डायरेक्शन, जैसे कैमरे में क्या होता था, ऑब्जेक्ट सामने होता था, लेकिन होलोग्राम में कैमरे की डायरेक्शन में ही होता था ये, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा गया। और दूसरी चीज, इसमें प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तनों के साथ साथ प्रकाश की कला परिवर्तनों को भी फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड कर लिया जाता था। फोटोग्राफिक प्लेट पर जो लेपित इमल्शन होता था, उसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट के में जो कला परिवर्तन होते थे प्रकाश के, और साथ साथ जो तीव्रता में परिवर्तन होते थे, उन दोनों को फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड कर लिया जाता था। और इस कारण से मुझे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो डायग्राम मिलता था, जो होलोग्राम मिलता था, वो भी 3 डायमेंशनल मिलता था। मतलब त्रिविमीय ऑब्जेक्ट है तो उसका त्रिविमीय होलोग्राम मिला, है ना? कमाल की बात। अब आप आज की तारीख में तो लगभग हर जो आपका प्रोडक्ट होता है, हर प्रोडक्ट का जो बॉक्स होता है, अखबार में भी आती है कि कृपया ओरिजिनल चीज होलोग्राम देखकर खरीदें। आप प्रेशर कुकर का डब्बा ले लो, चाहे मोबाइल का डब्बा ले लो, नोकिया का कवर ले लो, ठीक है, कुछ भी XYZ जो आप ओरिजिनल लेके आ रहे हैं, चाहे इवन ये पेन है, इसके ऊपर जो पॉलिथीन आती है वो देख लो आप, सब पे होलोग्राम आता है। और होलोग्राम क्या होता है, अगर उसको आप देखोगे तो आपको पूरी की पूरी जो उसकी इमेज होती है वो 3 डायमेंशनल, हर एंगल से देख लो आप, किसी भी एंगल से उसकी जो इमेज है वो आपको 3 डायमेंशनल नजर आती है। ठीक है, ये होलोग्राम का कमाल है, ये ब्यूटी है लेजर सोर्स की, कि लेजर सोर्स अगर उपस्थित है तो मैं किसी भी वस्तु का होलोग्राम बना सकता हूं। और होलोग्राम की सबसे खास बात यह है कि वहां फोटोग्राफ से फोटोग्राफ नहीं बनते थे, आज की टेक्निक है बन सकते हैं, तब नहीं बनते थे, लेकिन होलोग्राम से यदि आप वस्तु को प्रतिबिंब का पुनर्निर्माण करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना ब्यूटी होलोग्राम की। तो आइए होलोग्राफी को डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपको पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो मेरी एक वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आने वाले हफ्ते भर के अंदर अंदर, उसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों होलोग्राफी में क्या होता है, होलोग्राफी में किसी भी वस्तु का अगर मुझे होलोग्राम बनाना है तो मुझे 3 मिरर चाहिए, ठीक है, और एक लेजर सोर्स चाहिए। तो यहां मैं मेरा एक लेजर सोर्स लगाता हूं, लेजर सोर्स लगाया मैंने यहां पे, ठीक है, यहां से लेजर लाइट आएगी। एक मैंने दर्पण M1 सेम डायरेक्शन में मैंने, या एक मैंने दर्पण M1, एक मैंने दर्पण M2 और एक मैंने दर्पण M3 लगा दिया। सेम एंगल पे होंगे ये तीनों दर्पण, ठीक है, ये लेजर लाइट आ रही है। इस दर्पण को बोलेंगे हम विभाजक प्लेट, डाइवर्सिफाई प्लेट। ठीक है, यहां से जैसे ही लेजर लाइट आएगी, ये दर्पण इस लेजर लाइट को 2 बराबर एम्पलीट्यूड की लेजर लाइट में, 2 बराबर आयाम की लेजर लाइट में डिवाइड कर देगा। तो एक लेजर लाइट तो मेरी चली गई यहां पे, इसको मैंने बोल दिया M2, और एक लेजर लाइट मेरी आ गई यहां पे, इसको मैंने बोल दिया M3। क्लियर है, ये लेजर सोर्स है, यहां से लेजर लाइट आ रही है, इसने 2 बराबर एम्पलीट्यूड की
किरणों में इस लेजर लाइट को डिवाइड कर दिया, एक इधर चली गई M2 के ऊपर, एक इधर चली गई M3 के ऊपर। यहां पे मैंने आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है कोई भी, या बिंब है मेरा, ठीक है। अब एक लेजर लाइट जो M2 से आई, ये तो इसके ऊपर इसके विभिन्न हिस्सों से परावर्तित हुई, और विभिन्न हिस्सों से परावर्तित होकर के यहां मैंने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी, ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, जिसपे मेरा होलोग्राम बनेगा। तो एक किरण तो क्या हुई, इस M2 दर्पण से आई, बिंब के विभिन्न भागों से परावर्तित हुई और सीधी की सीधी मेरी कहां चली गई, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। क्लियर है? और इसको तो बोलते हैं बिंब किरण, बिंब किरण या ऑब्जेक्ट रे, ठीक है। और एक जो मेरी सीधी यहां पे आई थी M3 पे, ये सीधी की सीधी एक विशेष एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक विशेष कोण के ऊपर ये सीधी चली गई फोटोग्राफिक प्लेट पे, और दोनों ये जो किरणें थी ये P बिंदु पर मिली। यहां से जो किरण गई ये विशेष एंगल पे सीधी की सीधी फोटोग्राफिक प्लेट पे P बिंदु पे गई, जहां पे ये जो बिंब किरण परावर्तित होकर के आ रही थी इससे मिली। इसे मैंने बोला निर्देश तरंग, या ठीक है, यहां P पॉइंट पे दोनों मिली तो दोनों में यहां व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर दोनों समान कला में हुई तो संपोषी व्यतिकरण, दोनों विपरीत कला में हुई तो विसंपोषी या विनाशी व्यतिकरण। यहां व्यतिकरण हुआ और व्यतिकरण के फलस्वरूप मुझे इमेज मिली। वो इमेज जो थी उसमें प्रकाश की तीव्रता परिवर्तन के साथ साथ कला परिवर्तनों को भी रिकॉर्ड किया गया, और कला परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन दोनों रिकॉर्ड हुए। इसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट था 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो मुझे जो मेरा होलोग्राम मिला इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर, वो होलोग्राम भी मेरा क्या था, 3D। समझे मेरी बात को? तो इस तरीके से होलोग्राम यहां पे P पॉइंट पे मुझे मिला। क्लियर है बात? तो ये होलोग्राफी की टेक्निक थी। यहां होलोग्राफी की टेक्निक में M1 दर्पण है जिससे 2 बराबर आयाम की तरंगों को विभाजित करता है। ये M2 दर्पण है, तीनों दर्पण विशेष एंगल पे हैं। ये सीधा बिंब किरण आएगी, यहां से परावर्तित होकर के P बिंदु पर गई फोटोग्राफिक प्लेट के, यहां से सीधी तरंग आई, एक विशेष एंगल पे निर्देश तरंग के रूप में P पॉइंट पे मिली, दोनों का व्यतिकरण हुआ, यहां मुझे होलोग्राम मिला। होलोग्राम वस्तु का 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ था जिसमें तीव्रता परिवर्तन के साथ साथ कला परिवर्तनों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता था। ठीक है, तो ये दोस्तों होलोग्राम की टेक्निक थी, होलोग्राम का प्रोसेस था, किस तरीके से होलोग्राम बनता है। होलोग्राम बनने से काफी सारी जो फॉर्जरीज होती थी, काफी सारी जो जैसे किसी भी ओरिजिनल ब्रांड के जो डुप्लीकेट बनते थे उस पे काफी हद तक कंट्रोल हुआ, क्योंकि और आजकल तो हर कंपनी ने, हर प्रोडक्ट ने होलोग्राम बनाना चालू कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होता है, 3 डायमेंशनल कोई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है मेरा, उस ऑब्जेक्ट का आपने होलोग्राम बना दिया। ठीक है, तो होलोग्राम जो होता है वो मेरा हर प्रोडक्ट पे लगा दिया आपने। अब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का ही होलोग्राम बनेगा, अगर कोई डुप्लीकेट बनाना चाहेगा तो नहीं बन सकता। ठीक है, इससे डुप्लीकेसी पे काफी हद तक कंट्रोल हुआ। तो ये था होलोग्राफी। होलोग्राफी का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है, और होलोग्राफी से, होलोग्राम से आप किसी भी इमेज को वापस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है मुझे फाइनल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चाहिए, होलोग्राम भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जैसे बिहेव करता है। बात समझना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ना, होलोग्राम बिहेव्स लाइक एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ऑल्सो। और होलोग्राम से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का 3 डायमेंशनल इमेज बना सकते हैं। इसका भी एक प्रोसेस होता है। इसमें भी क्या करते हैं कि जिस प्रकार का लेजर सोर्स उपस्थित, यहां जैसे वस्तु का होलोग्राम बनाने में जिस प्रकार का लेजर सोर्स लिया मैंने, सपोज करो हीलियम नियॉन लेजर लिया,
और जितने एंगल पे मैंने निर्देश तरंग यहां भेजी, ये दो चीज जरूरी होती हैं। एक तो ये कि कौन सा लेजर सोर्स लिया ये, और कितने एंगल पे निर्देश तरंग आपने भेजी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। होलोग्राम से अगर मुझे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की इमेज बनानी है, तो जिस तरीके का लेजर सोर्स और जितने एंगल पे निर्देश तरंग भेजी, होलोग्राम से वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए उसी सेम प्रकार का लेजर सोर्स चाहिए और उसी सेम एंगल पे निर्देश तरंग फोटोग्राफिक प्लेट पर भेजनी चाहिए। तब जाकर के मुझे होलोग्राम से इमेज मिलेगी वस्तु की। चीज समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? ये फिजिक्स है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में एक बार क्लियर है तो आप चीजों को इजीली वे में समझ सकते हैं। तो यहां हमारा जो ये यूनिट 3 है, इसका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर, इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये जो कोर्स है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फाइनल, एमएससी प्रीवियस और फाइनल, ये हमारे श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज के अंडर में मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो उनके बच्चे भी देख रहे हैं और बाकी सभी प्लेटफॉर्म के सभी कॉलेजेस के बच्चे इसको देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कीप वॉचिंग और बिना स्किप करे वीडियो देखा कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।